प्रेग्नेंट ननद का पड़ोस में ससुराल। मम्मी, ओ मम्मी, कहाँ हो? जरा मुझे अचार तो दो तो। डैडी डैडी डैडी। बड़ी बहू, सुना तेरी नंद अपने ससुराल की बालकनी से अचार मांग रही है। अरे जल्दी आम, इमली, नींबू, मिर्च सबका अचार उठा। कितनी बड़ी खुशखबरी है, जल्दी जल्दी सब अचार ले ले। चल चल मेरे साथ। रसोई में खड़ी मीनाक्षी जैसे ही अपनी बेटी दिव्या की आवाज सुनती है, मीनाक्षी अपनी बड़ी बहू नीलम के साथ रसोई में रखे 5 तरह के अचार उठाती है और बालकनी की तरफ चली आती है। आराम से मम्मी जी, दौड़ क्यों रही हैं? आप और अचार दोनों गिर जाएंगे। मम्मी, मुझे अचार चाहिए, पर इतनी हड़बड़ी में नहीं चाहिए कि आप दौड़ते हुए आ रही हैं। हाँ हाँ ठीक है, मुझे कुछ नहीं होगा। तू बता कौन सा अचार दूं? आम का, इमली का, नींबू का या फिर मिक्स वाला? कौन सा चाहिए? और तू, तुझे बिल्कुल भी समझ नहीं है ना? तू बालकनी में क्यों खड़ी है? चल थोड़ा पीछे हट। मुझे फोन कर देना चाहिए था ना, मैं तेरी भाभी के हाथ से अचार भिजवा देती। मम्मी, मिक्स वेजिटेबल की तरह मिक्स इमोशन देना बंद करो। कभी प्यार जता रही हो, कभी डांट रही हो, तो कभी गुस्सा कर रही हो। और इतने सारे अचार नहीं चाहिए मुझे। एक कटोरी में 1 पीस अचार दे दो मुझे। 1 पीस अचार? 1 पीस अचार से तेरा क्या होगा? तुझे तो एक बर्नी अचार भी कम पड़ता है। मुझे अचार नहीं चाहिए, मम्मी जी खाना खाने बैठी है, उनके लिए अचार चाहिए। क्या तेरी सास प्रेग्नेंट है? ये कब हो गया? क्या मम्मी जी, ननद जी की सास प्रेग्नेंट है? क्या हो गया आप लोगों को? ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, ना मेरी सास प्रेग्नेंट है। कोई प्रेग्नेंट नहीं है। और मम्मी, मेरी सास कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? मम्मी जी खाना खाने बैठी है और सब्जी नहीं बनी है, इसलिए अचार मांग रही हूँ। धत तेरी की, मेरी सारी खुशियों पर पानी फेर दिया तूने। मैं कितनी खुश थी बहू, बता। मुझे लगा कि तेरी ननद प्रेग्नेंट है, पर तेरी ननद तो अपनी सास को अचार खिला रही है। जा, इसे करेले की सब्जी लाकर दे दे। मीनाक्षी मुंह फुलाकर अपने अचार लेकर रसोई में चली जाती है। तभी नीलम करेले की सब्जी की कटोरी लेकर पड़ोस में अपनी नंद दिव्या को दे जाती है। ये सब बाहर खड़ी कांति और शांति देख रही होती हैं। देखा है शांति बहन, सिर्फ एक अचार की वजह से कितना बड़ा कंफ्यूजन हो गया। बेचारी मीनाक्षी बहन का तो दिल ही टूट गया होगा। बहन चाहे जो भी हो, एक बात तो सबसे अच्छी है कि नीलम की नंद दिव्या ने पड़ोस में ही शादी कर ली है। एक कदम घुमाए तो मायका, दूसरा कदम घुमाए तो ससुराल। और एक हम है, सालों से अपने माँ बाप से मिले नहीं, भाई के साथ मस्ती नहीं की। बहन, ससुराल तो पास होगा ही ना। लव मैरिज जो की है नीलम की ननद ने, पर अब मैं भी सोच रही हूँ कि अपने बच्चों की शादी आसपास में ही करूंगी। अब चाहे अपने मायके जाए, अब चाहे अपने ससुराल, सब खुश रहेंगे। हाँ बहन, बिल्कुल सही कह रही हो। और तुम्हें पता है, 1 हफ्ते बाद मीनाक्षी बहन के छोटे बेटे की शादी है ना। मीनाक्षी बहन अपने छोटे बेटे की शादी भी बहुत ज्यादा दूर नहीं कर रही है, यही पास में ही है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मीनाक्षी बहन अपनी छोटी बहू ला रही है। अब बस देखना ये है कि छोटी बहू पहले प्रेग्नेंट होती है या दिव्या पहले प्रेग्नेंट होती है। वैसे तो दिव्या का एक बच्चा पहले से ही है, पर न जाने क्यों दिव्या की बड़ी भाभी की अभी तक कोई संतान नहीं हुई। नीलम बहू प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है क्या? ऐसे 1 हफ्ता बीत जाता है। आज मनीष और मीनाक्षी पूरे परिवार और रिश्तेदारों के साथ अरुण की बारात लेकर मैरिज हॉल पहुंचते हैं। मंडप में अरुण और अनन्या की शादी संपन्न होती है। शादी के बाद अनन्या चावल का कलश गिराकर अपने ससुराल में छोटी बहू बनकर गृह प्रवेश करती है। आओ भाभी आओ। और धीरे धीरे क्यों चल रही हो? दिखता नहीं है आपके पतिदेव हड़बड़ी में है। क्या बात है देवर जी, 2 दिन से सही से सोए नहीं है, फिर भी चेहरा चमक रहा है। इतनी खुशी किस बात की है? देवरानी जी, आपने कुछ कहा क्या देवर जी से? मैं तो पहले ही दिन समझ गई, इस घर में सब मुझे छेड़ने वाले हैं। चलो भी, हंसी मजाक खत्म करो और छोटी बहू को थोड़ा आराम करने दो, कल पहली रसोई भी है। दिव्या और नीलम अनन्या को अरुण के कमरे तक छोड़ देती हैं और अनन्या अरुण के साथ कमरे में चली जाती है। ऐसे ही रात बीतती है। अगले दिन अनन्या तैयार होकर अरुण के साथ नीचे उतरती है। अरे बहू, आज तो तुम्हारी पहली रसोई है ना? तो बताओ अपने ससुराल को पहली रसोई में क्या खिलाओगी? मैं मूंग दाल का हलवा अच्छा बनाती हूँ। मीठे में आप सबके लिए मूंग दाल का हलवा बना दूंगी, और आप लोग बताइए क्या खाएंगे, मैं वही बना दूंगी। अरे बहू, तुम अपनी पसंद से कुछ भी खिला दो, हम खा लेंगे। नीलम अनन्या को रसोई में लेकर आती है और मसाले के डिब्बे, दाल, तेल, घी, बर्तन और बाकी जरूरी सामान दिखाती है। अनन्या अपने हाथों से मूंग दाल का हलवा, पूड़ी, आलू दम, कढ़ी चावल, आलू की सूखी सब्जी, पनीर, जीरा राइस और दही वड़े बनाती है और अपनी जेठानी के साथ घर वालों को परोसती है। अरे वाह बहू, आज तो पहली ही रसोई में दिल जीत लिया। खाने में ऐसा स्वाद है कि बरसों तक याद रहेगा। सच में बहू, तेरे हाथों में तो मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। हर चीज का स्वाद लाजवाब है। पूड़ी और आलू दम तो कमाल के बने हैं।
एक बार खाना शुरू किया तो रुकने का मन ही नहीं कर रहा है। आप सबको खाना पसंद आया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे मम्मी जी, आपने नन्ना जी के लिए खाना बनवाया है, पर नन्ना जी तो आई नहीं, कहाँ है वो? अरे बेटी, अगर उसे अपनी पहली रसोई खिलानी है ना तो जरा बालकनी में जाकर एक आवाज मार। बालकनी में जाकर आवाज दो? अनन्या, दिव्या दीदी की शादी पड़ोस में ही हुई है, तुम अपनी पहली रसोई का खाना लेकर हमारी बालकनी में जाओ, दीदी को आवाज देना। फिर दीदी से कहना कि घर का दरवाजा खोल दे, उसके बाद तुम पड़ोस वाले घर में जाकर उन्हें खाना दे देना। अनन्या एक थाली में अपनी पहली रसोई का खाना सजाती है और बालकनी में आ जाती है। नंजी, ओ नंजी, जरा बाहर आइए। अरे वाह भाभी, पहली रसोई का खाना तैयार भी हो गया। टप्पू थाना, टप्पू थाना, टप्पू थाना। नंजी, आपकी शादी तो सच में पड़ोस में हुई है, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक तरफ ससुराल, दूसरी तरफ मायका। बिल्कुल, थोड़ा दिमाग लगाकर फैसला लिया था। अब जब मन करे मायके आ जाती हूँ और जब मन करे अपने ससुराल चली जाती हूँ। ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, जरा अपने ससुराल का दरवाजा खोलिए, मैं खाना लेकर जा रही हूँ। अनन्या पड़ोस में अपने नंद के ससुराल आती है। दिव्या घर का दरवाजा खोलती है और दिव्या को अपनी पहली रसोई की थाली देकर दिव्या की सास और पति से मिलती है और डब्बू के साथ खेलने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। नीलम और अनन्या साथ में अपना ससुराल संभालने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन दोनों छत पर कपड़े फैला रही होती हैं। दीदी, नंजी बता रही थी सामने वाले मॉल में अच्छी सेल लगी है, वो कपड़े लेने जा रही है। चलिए ना, हम भी साड़ियाँ खरीद लेंगे और मैं भी डब्बू के लिए लड़कियों के कपड़े ले लूंगी, उसे लड़की की तरह तैयार करके खेलूंगी। आप लोग चाहिए, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है। क्या हुआ भाभी? जब भी हम तीनों कहीं साथ घूमने का प्लान करती है तब आप मना कर देती हैं, और जब मैं सिर्फ हम दोनों की जाने की बात करती हूँ आप तुरंत तैयार हो जाती है। नंजी से कोई नाराजगी है क्या? नहीं, मैं उनसे क्यों नाराज होंगी, सच में मेरे सिर में बहुत दर्द है। हाँ, उस दिन भी हम बाजार जाने वाले थे, जैसे ही आपको पता चला नंजी साथ चलेगी, आपके पैर में मोच आ गई थी। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, चलिए मैं भी चलती हूँ साथ में। न चाहते हुए भी नीलम अपनी नंद दिव्या के साथ शॉपिंग के लिए तैयार हो जाती है। शॉपिंग मॉल जाने से पहले तीनों मंदिर में भगवान के दर्शन करने चली आती हैं। अच्छा हुआ, शॉपिंग करने से पहले हमने भगवान के दर्शन कर लिए। अब और भी अच्छी साड़ियाँ मिलेंगी और वो भी ज्यादा डिस्काउंट में। जब देखो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, क्या करेगी इतना डिस्काउंट लेकर, किसी गरीब का हक ही मारेगी। क्या हुआ बड़ी भाभी, आपका हमेशा मुंह क्यों बना रहता है? तीनों मंदिर में माथा टेककर मंदिर से निकलने ही वाली होती हैं, तभी अचानक दिव्या बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। नंजी, नंजी, क्या हुआ आपको? दीदी देखिए ना, ये क्या हो गया इन्हें। पिछली बार भी जब ये ऐसी ही बेहोश हुई थी तो मेरे लिए आफत खड़ी हो गई थी, और आज ये फिर बेहोश हो गई। दीदी जल्दी दिनेश जी को फोन कीजिए और हमारे पतियों को भी बुला लीजिए, और हम नंजी को ऑटो रिक्शा से हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। अनन्या मंदिर के बाहर एक ऑटो रिक्शा रोकती है। नीलम और अनन्या दिव्या को कंधे का सहारा देकर ऑटो रिक्शा में बिठाती हैं और नीलम फोन करके घर में सारी बात बताती है। थोड़ी देर में नीलम और अनन्या दिव्या को लेकर अस्पताल पहुंचती हैं। मिथिलेश दिव्या की जांच करना शुरू करते हैं, तब तक बाकी परिवार भी आ जाता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी बहू को? वो अचानक बेहोश कैसे हो गई? आप लोग घबराइए मत, खुशखबरी है, दिव्या जी 1.5 महीने की प्रेग्नेंट है। अरे वाह बेटी, तूने तो हमारी खुशियाँ दुगनी कर दी। अब हमारे घर में फिर से नन्ही किलकारियाँ गूंजेंगी। थैंक यू डॉक्टर, मैं दिव्या का पूरा ध्यान रखूंगा। और नर्स जी, ये कुछ पैसे आज मेरी पत्नी की प्रेगनेंसी की खुशी में आप सब मिठाई जरूर खाइएगा। मम्मा बेबी डब्बू खेली, डब्बू खेली। इनके अच्छे से ध्यान रखना और समय पर इनको दवाइयाँ और खाना पीना देते रहना। अरे चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, हमारी दिव्या बेटी का ध्यान रखने के लिए उसकी 2 भाभियां हैं ना। चलिए अब सब घर चलते हैं, दिव्या बेटी की प्रेगनेंसी की सारी तैयारियां भी शुरू करनी है। हे भगवान, अब सब मेरी प्रेग्नेंट ननद के पीछे ही पागल हो जाएंगे। घर की औरतें दिव्या को लेकर घर के लिए निकलती हैं और घर के सभी औरत मर्द पड़ोस में मिठाइयां बांटते हुए बहुओं के ससुराल पहुंचते हैं, जहां अनन्या और नीलम रसोई में चाय बनाकर सभी को चाय नाश्ता देती हैं। संदन जी, डॉक्टर ने कहा था दिव्या बेटी की बहुत देखरेख करनी है, तो आज से हम दिव्या बेटी के काम आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, तो हम दोनों दिव्या के लिए गोंद और ड्राई फ्रूट के लड्डू भी बनाएंगे और आज उसे खिलाएंगे भी। अरे मैं रोज शाम को दिव्या को वॉक पर लेकर जाऊंगा और समय पर दवा भी दूंगा, और मैं अपनी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। हम दोनों भाई रोज दिव्या के लिए ताजे फल लेकर आएंगे, ताकि हमारी बहन का दूसरा बच्चा भी पहले बच्चे की तरह सुंदर और ताकतवर पैदा हो। और बहुओं, तुम लोग अपनी ननद के खाने पीने का और उसका पूरा ध्यान रखोगी, उसे किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझी ना? जी मम्मी जी, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
जी मम्मी जी। पूरा परिवार आपस में प्रेग्नेंट दिव्या की जिम्मेदारियां बांट लेता है। अगले ही दिन मीनाक्षी दिव्या के ससुराल पहुंचती है और कौशल्या के साथ गोंद और ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाने लगती है। वहीं मनीष दिव्या के सिर में तेल लगा रहा होता है। दूसरी तरफ नीरज और अरुण ढेर सारे ताजे फल, चॉकलेट और आइसक्रीम लेकर पहुंचते हैं। अरे बस माँ बनने वाली हूँ, कोई बीमार नहीं हो कि आप लोग मेरी इतनी सेवा कर रहे हैं। पापा मेरे सिर में तेल लगा रहे हैं, आप दोनों मेरे लिए लड्डू बना रही हैं। मेरे दोनों भाई तो खुशी से पागल ही हो गए हैं। और दिनेश जी ने भी मेरे साथ ज्यादा समय बिताने के लिए ऑफिस से रोज 2 घंटे पहले आने का इंतजाम भी कर लिया है। नन जी, अब अगले 9 महीने हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ आप और आने वाला बच्चा है। ऐसे 2 महीने बीतते हैं और दिव्या का 3 महीने का पेट दिखने लगता है। और आज दिव्या बालकनी में अपनी माँ मीनाक्षी और भाभीियों से बातें कर रही होती है। अरे 1 हफ्ते से ना छत पर ना बालकनी में तेरे कपड़े ही नहीं दिख रहे, तो कपड़े बदल नहीं रही है क्या? मम्मी मैं रोज कपड़े बदलती हूँ, बस मैं बैठ नहीं पाती इसलिए कपड़े नहीं धो रही। और मम्मी जी की कमर में तो दर्द रहता है, आपको पता ही है। अरे पहले बताना चाहिए था ना, रुक मैं आती हूँ। मम्मी जी आप रुकिए, मैं और नीलम दीदी नंद जी के कपड़े धो देते हैं। ठीक है बहू, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी, तुम दोनों अपनी ननद के कपड़े धो दिया करना। इतना कहकर मीनाक्षी चली जाती है। अनन्या और नीलम हॉल में आती हैं। अनन्या, तुमने ननद जी के कपड़े धोने की जिम्मेदारी क्यों ली? तीसरे महीने में कपड़े धोना कौन सी बड़ी बात है? दूसरी औरतें भी तो कपड़े धोती हैं। दीदी उन औरतों के पास मदद करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन हमारी ननद के पास तो उनकी 2 भाभियां हैं, तो आप ही जाइए उनके कपड़े धोने, मुझे घर के दूसरे काम करने हैं। नीलम के हाव भाव से अनन्या काफी हैरान होती है और दिव्या के ससुराल आकर बाथरूम में दिव्या के 1 हफ्ते के कपड़ों के साथ दिनेश और कौशल्या के भी कपड़े पड़े होते हैं, जिन्हें अनन्या हाथों से धोने बैठ जाती है। वाह रे, इतने सारे कपड़े एक साथ धोना तो मैराथन रेस दौड़ने जैसा है। 4 घंटे तो इसी में लग जाएंगे। इससे अच्छा तो रोज आकर नन्ना जी और उनके ससुराल वाले के कपड़े धो दिया करूंगी। 4 घंटे लगातार अनन्या अपनी प्रेग्नेंट नंद के कपड़े धोती है। वहीं प्रेग्नेंट नंद सोफे पर बैठकर इमली खा रही होती है कि ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अनन्या का रोज आना जाना देखकर एक दिन कौशल्या टीवी देख रही दिव्या से, बहू प्रेगनेंसी में ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ काम खुद भी करने चाहिए। तो आराम से खड़े होकर रसोई के बर्तन धो सकती है, चाहे तो हल्का फुल्का पोछा भी मार सकती है। कौशल्या इतना कहकर चली जाती है और दिव्या तुरंत अपनी माँ को फोन करती है। मम्मी जी कह रही थी कि रसोई में खड़े होकर बर्तन धोया करो। अब मैं इतना भारी पेट लेकर रसोई में खड़े होकर कैसे बर्तन धो सकती हूँ? तू कुछ मत कर, मैं अभी तेरी भाभीियों को भेजती हूँ। मीनाक्षी अपनी दोनों बहुओं से जाने के लिए कहती है, लेकिन नीलम, मैं तो बर्तन नहीं धो सकती, मैंने कल ही नील एक्सटेंशन करवाए हैं। नीलम बहाना बना लेती है और अनन्या अपनी प्रेग्नेंट नंद के घर की रसोई में आती है, जहाँ सिंक में पड़े झूठे बर्तनों के पहाड़ को धोने लगती है। हे भगवान, कटोरी चम्मच गिलास के साथ सारे थाली बर्तन, यहाँ तक कि टिफिन भी झूठे हैं। अब से मैं रोज यहाँ आकर बर्तन धो दिया करूंगी। ये देखकर प्रेग्नेंट नंद के ससुराल वाले चिढ़ जाते हैं और एक शाम कमरे में कौशल्या और दिनेश आपस में बातें कर रहे होते हैं। दिव्या की भाभियां और उनके मायके वाले कुछ ज्यादा ही दिव्या की चिंता नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम दिव्या से प्यार ही नहीं करते, उसकी कोई देख रेख ही नहीं करेंगे। करते हैं तो करने दे, हमारे लिए अच्छा है। वैसे भी मेरी कमर में दर्द रहता है और तू दिन भर ऑफिस में रहता है। अब रोज 2 घंटे पहले छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोज शाम को समधी जी खुद ही आ जाते हैं। फिर तेरे जल्दी आने का क्या फायदा? दिव्या के ससुराल वाले धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां छोड़ देते हैं। ऐसी की रात करीब 2 बजे दिव्या अनन्या को फोन करती है। कौन है? भाभी मैं आपकी ननद। क्या हो ननद जी, आप इतनी रात को फोन कर रही हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है भाभी, मुझे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है और ऑनलाइन कुछ अवेलेबल नहीं है, तो घर में कुछ है? ओह ननद जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आप जरा रुकिए, मैं भी आपके लिए कुछ बनाती हूँ। अनन्या चुपचाप रसोई में आती है, इधर उधर देखकर फ्रिज में खीरा, अनार और दही निकालती है। फिर अचार का चटपटा मसाला और थोड़ा जलजीरा मिलाकर चटपटे कुकुम्बर चाट तैयार करके बालकनी में आकर दिव्या को फोन करके बुलाती है। क्या बनाया है भाभी? चटपटी कुकुम्बर चाट बनाई है, इसमें खीरा, अनार के दाने, दही, अचार और चटपटा मसाला और थोड़ा जलजीरा डाला है। अब आप एक बाल्टी और रस्सी लेकर आइए, मैं उसमें रख देती हूँ, आप खींच लीजिएगा। दिव्या अपनी बालकनी से रस्सी बंधी बाल्टी अनन्या की तरफ फेंकती है। अनन्या चाट का बर्तन बाल्टी में रख देती है और दिव्या बाल्टी खींचकर चाट खाने लगती है। ऐसे ही अनन्या का 5वां महीना लग जाता है और बारिश का मौसम देखकर दिव्या अनन्या को अपने कमरे में बुलाती है। भाभी आज मैं और दिनेश जी पास वाले नेचर रिजॉर्ट में डिनर और थोड़ा घूमने जा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा भी है कि हल्की फुल्की सैर मेरे लिए अच्छी रहेगी। रात काफी हो जाएगी, इसलिए आज हम वहीं आराम करके सुबह लौटेंगे। तो भाभी, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आज रात डब्बू को अपने पास रख लीजिए।
हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप दोनों बिल्कुल चिंता मत कीजिए और आराम से घूम कर आइए। अनन्या डब्बू को अपने ससुराल ले आती है और रात में सोने का वक्त होते ही डब्बू अपनी मम्मी पापा को याद करके रोने लगता है। मम्मा पापा, डब्बू मम्मा पाचई मम्मा। अरे यार, तुमने किसकी जिम्मेदारी ले ली? ये दीदी और जीजा जी के अलावा रात भर किसी के पास नहीं रुकता, मम्मी के पास भी नहीं। हेल्प नहीं करनी तो तकिए से कान ढककर सो जाओ, मैं इसे संभाल लूंगी। अरे मेरे राजा, मम्मी पापा सुबह आ जाएंगे, तब तक मेरे पास आ जाओ, सो जाओ। काफी देर तक समझाने के बाद अनन्या डब्बू को अपने बगल में सुला देती है, पर डब्बू बार बार लात मारकर और रो रो कर अनन्या को परेशान करता रहता है। फिर भी अनन्या किसी तरह डब्बू को सुलाती है। तब डब्बू बिस्तर पर बाथरूम कर देता है और अनन्या की साड़ी भीग जाती है। इतनी देर से तो इसे सुलाकर भी आंख लगी थी, अब मैं साड़ी बदलने नहीं जाऊंगी। अनन्या भीगी जगह पर एक तौलिया बिछाकर सो जाती है। पूरी रात नमी में सोने की वजह से अगले सुबह अनन्या को तेज सर्दी हो जाती है और अनन्या नहाकर आने के बावजूद उबासियां ले रही होती है। अनन्या, मैंने तुम्हें एक जरूरी फाइल भेजी है, मैं उसे अपने पास से डिलीट कर रहा हूँ, तुम मुझे वो फॉरवर्ड करो, मुझे फॉरवर्ड मैसेज में चाहिए। अच्छा, करती हूँ। अनन्या नींद में अपना फोन उठाती है और फाइल डिलीट कर देती है। अरे जल्दी भेजो। हे भगवान, मैंने तो डिलीट कर दिया। क्या क्या कहा? फाइल डिलीट कर दिया? आई एम सॉरी, मैंने नींद में गलती से डिलीट कर दिया। ओह नो, मैंने भी अपने फोन से डिलीट कर दिया, एक ही कॉपी थी मेरे पास, अब मैं क्या करूं? अनन्या, नहाकर आने के बाद तुम्हें इतनी नींद कैसे लग सकती है? जाओ मुंह धोकर आओ। अरुण ऑफिस चला जाता है। ऐसी दोपहर के खाने के बाद अनन्या बर्तन धोते धोते नींद की झपकियां लेने लगती है और सिंक में पानी भर जाता है और तेल मिला पानी पूरे रसोई के फर्श पर फैल जाता है। तभी मनीष और नीरज पानी पीने रसोई में आते हैं और फिसलकर जोर से गिर जाते हैं। अरे बहू, ये क्या कर दिया? नींद में काम कर रही हो क्या? अनन्या, जरा भी ध्यान नहीं है, देखो पापा और मैं गिर गई, पापा कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? नीरज खुद उठकर मनीष को भी उठाता है। तब तक पूरा परिवार भी किचन में आ जाता है। नीलम, जब अनन्या को इतनी नींद आ रही थी तो तुम्हें काम करना चाहिए था, हम दोनों कितनी जोर से गिरे हैं। बहू, अगर काम नहीं हो रहा था तो बता देती। ऐसी लापरवाही अगर दिव्या बेटी के साथ हो जाती, और तो और झूठे बर्तन के पानी से पूरी रसोई भी झूठी हो गई। अब इसे साफ करो। अनन्या चुपचाप सबकी डांट सुनती है। उसे डांट कर सभी वहां से चले जाते हैं, पर नीलम खुद आगे बढ़कर अनन्या के साथ रसोई की सफाई करने लगती है। देवरानी जी, सच कहूँ तो आज जो भी कुछ हुआ है ना, वो सिर्फ हमारी प्रेग्नेंट ननद का ध्यान रखने की वजह से हुआ है। आपको ज्यादा ही उनकी जिम्मेदारियां ले रही हैं। इतनी भी जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही है? मैं तो अपनी प्रेग्नेंट ननद की भलाई के लिए ये सब कर रही हूँ, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, और मम्मी जी भी तो यही चाहती है। सच बताऊं तो ननद जी आपकी शराफत और मदद का फायदा उठा रही है। वो अपना हर काम आपसे करवा रही है और आप बिना कुछ सोचे समझे कर ही जा रही हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ननद जी प्रेगनेंसी के 6ठे महीने से काम कैसे करेंगी, इसलिए वो मुझसे करवाती हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो आज आप उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाने वाली है ना? जरा एक बार पूछ लीजिएगा डॉक्टर से कि कोई भी प्रेग्नेंट औरत या प्रेग्नेंट नंद ही प्रेगनेंसी में काम कर सकती है या नहीं। अनन्या चुपचाप सफाई करती है और सारे काम खत्म करने के बाद शाम के वक्त अनन्या अपनी प्रेग्नेंट नंद को लेकर डॉक्टर मिथिलेश के पास पहुंचती है। डॉक्टर, सब ठीक है ना? मेरी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है और आपका अच्छे से ध्यान भी रखा जा रहा है। डॉक्टर, वैसे मेरी प्रेग्नेंट ननद कौन कौन से काम कर सकती है? औरतों के लिए प्रेगनेंसी में कौन से काम करना सुरक्षित होता है? भाभी, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? क्या मैं आपसे ज्यादा काम करवा रही हूँ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बड़ी दीदी ने कहा था कि डॉक्टर से एक बार पूछ लीजिए ननद जी कौन कौन से काम आराम से कर सकती है। भाभी, आप नहीं जानती, बड़ी भाभी मुझसे जलती है। वो आपसे क्यों जलेंगी? उनकी शादी मुझसे पहले हुई थी, फिर मेरी शादी हुई और 2.5 साल में मेरी दूसरी प्रेगनेंसी है, जबकि वो अभी तक एक भी बार प्रेग्नेंट नहीं हुई। शायद इसी वजह से वो मुझसे जलती हैं। मैं तो सोचती हूँ कि बेचारे भैया पर क्या ही बीती होगी। उन्होंने आज तक किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि वो भाभी से बहुत प्यार करते हैं, पर भाभी मुझसे जलती है। पर आप उनसे ये सब मत कहिएगा, वरना फिर वो आपसे भी चिढ़ने लगेगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपकी भाभी, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी और मुझे किसी से कुछ कहने या पूछने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। जरा सी लापरवाही से स्थिति बहुत क्रिटिकल बन सकती है, इसलिए इनका इतना ध्यान रखिए कि इन्हें एक रुमाल तक न उठाना पड़े। जी डॉक्टर, मैं अपनी प्रेग्नेंट ननद का पूरा ध्यान रखूंगी। दिव्या मुस्कुराती हुई अनन्या के गले लग जाती है। दोनों का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है।
अगले दिन शाम में दिव्या अपनी सास कौशल्या, अपनी मां मीनाक्षी और छोटी भाभी अनन्या के साथ छत पर आती है, जहां नीलम छत के किनारे नीचे की तरफ झुकी होती है और नीचे निकली हुई लोहे की रॉड में दिव्या की साड़ी फंसी हुई दिखाई देती है। वो देखिए, बड़ी भाभी ने मेरी साड़ी जो कि दिनेश जी ने दी थी, उस साड़ी को छत से नीचे फेंक दिया, रॉड में फंसाकर फाड़ना चाहती है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो तो खुद। आप चुप ही रहिए भाभी। और अनन्या भाभी, आज के बाद आप मेरी कोई भी साड़ी मायके लाकर मत धोइएगा, बड़ी भाभी को ये पसंद नहीं है। अगर मैं समय पर नहीं आती तो आज मेरी बड़ी भाभी मेरी साड़ी फाड़ ही देती और फिर कहती कि अपने आप गिरकर फट गई। नहीं, ऐसा मैं क्यों कहूंगी? मैं तो सच कहूंगी, मैंने ही जानबूझकर फेंकी है। मुझे आपकी साड़ी से जलन थी। जाइए, आप खुद ही उठाइए अपनी साड़ी। बाहू, अपनी ननद से कोई ऐसे जल सकता है? आखिर तू अपनी ननद से क्यों जल रही है? उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? नीलम बिना किसी को जवाब दिए छत से नीचे चली जाती है। छोड़िए ना समदन जी, बच्चों में ये सब चलता रहता है। अनन्या बहू, जरा किसी तरह साड़ी निकाल देना और देखना फटे नहीं। दिनेश ने बड़ी प्यार से दिव्या को दी है। अनन्या सावधानी से नीचे उतरकर रॉड में फंसी साड़ी निकाल लेती है। साड़ी सही सलामत देखकर सभी राहत की सांस लेते हैं। थोड़ी देर बाद सभी नीचे चले जाते हैं और अनन्या दिव्या को लेकर उसके ससुराल की तरफ लौटने लगती है। तभी रास्ते में शांति और कांति मिल जाती हैं। अभी हमने बाहर खड़े खड़े सुना है कि नीलम बहू ने दिव्या की बेटी की साड़ी नीचे फेंक दी थी। वो तो होगा ही, दिव्या बेटी दूसरी बार प्रेग्नेंट है और नीलम अपनी छोटी ननद की बड़ी भाभी होकर भी एक भी बार प्रेग्नेंट नहीं हुई। लोगों का मन ऐसी ही बातों से बदल जाता है। आज साबित हो गया कि दीदी सच में हमारी प्रेग्नेंट ननद से जलती है और इसलिए तो ना इनके साथ कहीं जाती है और ना ही इनके किसी काम को हाथ लगाती है। सारी सच्चाई दिव्या और पड़ोसनों की बातें देख सुनकर अनन्या नीलम के मंसूबे समझ जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। दिव्या का 7वां महीना लग जाता है। आज मनीष दिव्या के लिए बच्चों के खिलौने और सुंदर बच्चों की तस्वीरें लेकर आता है। वहीं नीरज और अरुण दिव्या के लिए ढेर सारे फल, आइसक्रीम, केक और चॉकलेट लेकर पहुंचते हैं। अरे भैया, आप मेरी फेवरेट आइसक्रीम ले आए। ये केक, ये चॉकलेट आपको अभी भी याद है? याद कैसे नहीं रहेगा? बचपन में तो तू हमारी यही चॉकलेट छीन कर खा जाती थी। इसीलिए इस बार हम ज्यादा लेकर आए हैं ताकि कोई शिकायत न रहे। मेरी बेटी बस ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं है। पिताजी, आप लोगों ने तो मुझसे भी ज्यादा दिव्या का ध्यान रखना शुरू कर दिया है। इतना ध्यान कि हमें दिव्या का ध्यान रखने का मौका ही नहीं मिल रहा है। दिनेश के ताने दिव्या के मायके वाले समझ ही नहीं पाते हैं। ऐसी समय बीतता है। एक दिन मीनाक्षी, कौशल्या, नीलम और अनन्या दिव्या और डब्बू को लेकर बाजार में दिव्या के लिए आरामदायक कपड़े खरीदने आती हैं। देख बहू, अब 9वां महीना चढ़ने वाला है तो अच्छे सूती और ढीले कपड़े लेना ताकि तुझे आराम मिले। मम्मा, मेरा खिलौना, मेरे को खिलौना चाहिए। अरे डब्बू, जिद मत करो, पहले मम्मी के कपड़े ले लेते हैं, फिर तुम्हारे लिए भी कुछ देखेंगे। मैं डब्बू को थोड़ी देर बाहर घुमा कर लाती हूँ। रहने दीजिए दीदी, आपको डब्बू को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप वैसे ही मुझसे जलती हैं, पता नहीं मेरे बच्चे को कुछ कर दे तो। ठीक है, नहीं ले जाती है आपके बच्चे को, मैं उसे जहर वाला दूध पिला दूंगी ना, इसलिए तो मैं आपके साथ कहीं नहीं आना चाहती थी। इतना कहकर नीलम वहां से चली जाती है और बिना नीलम के पूरा परिवार दिव्या के लिए कुछ आरामदायक कपड़े और गोद भराई के लिए सुंदर ड्रेस खरीदता है। कुछ दिन बीतते हैं और धूमधाम से दिव्या की गोद भराई होती है। कुछ दिन बाद दिव्या और अनन्या डॉक्टर मिथिलेश से मिलने अस्पताल पहुंचती हैं। डॉक्टर, अब 9वां महीना लग गया है। मम्मी जी पूछ रही थी कि डिलीवरी इसी महीने होगी या आखिरी में। ये जांच करने के बाद ही बता पाऊंगा। आप जरा दिव्या जी के लिए गन्ने का जूस ले आइए, तब तक मैं इनकी जांच कर लेता हूँ। अनन्या जूस लेने बाहर चली जाती है। उसी समय इत्तेफाक से अपना चेकअप करवाने आई नीलम मिथिलेश के कैबिन के दरवाजे तक पहुंचती है और अंदर की बातें सुनने लगती है। देख रही हैं दिव्या जी, मेरी वजह से आपको कितना आराम करने को मिल रहा है। हाँ डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जैसा कहती हूँ आप वैसा ही बोल देते हैं। वैसे सच में कोई क्रिटिकल सिचुएशन तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, पहली प्रेगनेंसी में दिक्कत थी, इस बार सब सामान्य है। आप चाहे तो अभी भी 10 बार सीढ़ियां चढ़ सकती हैं और घर के सारे काम भी कर सकती हैं। आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। डॉक्टर, मेरी मदद करने के लिए ये आपकी फीस अलग से। दिव्या पैसे आगे बढ़ाती है, तभी नीलम दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। अच्छा, तो पूरे घर वालों को उल्लू बनाया जा रहा है। मैं अभी जाकर सबको सच बताती हूँ। नीलम अस्पताल से निकलकर घर पहुंचती है और शोर मचाकर घर वालों को हॉल में बुला लेती है। क्या बात है बहू, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? मैं बताती हूँ क्या बात है। कौशल्या की आवाज सुनते ही सभी लोग कौशल्या की तरफ देखने लगते हैं। कौशल्या के हाथ में एक टिफिन होता है और साथ में अनन्या और दिव्या। आज दिव्या के लिए ये टिफिन किसने तैयार किया था?
नीलम बहू ने क्यों नीलम बहू, इतनी भी कैसी जलन की प्रेग्नेंट ननद को पपीते का हलवा खिला रही हो? इसमें पपीते का हलवा नहीं था, इसमें तो मूंग दाल का हलवा था। ये तो अभी पता चल जाएगा। दिव्या और अनन्या रसोई में आती हैं और डस्टबिन उठाकर सबके सामने ले आती हैं, जिसमें पपीते के छिलके होते हैं। छी नीलम, तुम इतनी गिर जाओगी, मुझे कभी नहीं लगा था। मैं आखिर ऐसा क्यों करूंगी? आप लोग समझते क्यों नहीं? क्योंकि आप माँ नहीं बन सकती और मैं दूसरी बार माँ बनने वाली हूँ। नंजी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आप उनसे जलती हैं, लेकिन इस हद तक? हाँ, जलती हूँ मैं अपनी प्रेग्नेंट ननद से, यही सच्चाई है। इतना कहकर रोते हुए नीलम अपने कमरे में चली जाती है। घर का कोई भी सदस्य उसे मनाने की कोशिश नहीं करता। ऐसे ही दिन बीतते हैं। नीलम खुद को कमरे में बंद रखती है और नीरज हॉल में रात बिताता है। पिछले 3 दिनों से दीदी ने खुद को कमरे में कैद कर रखा है। मैं भी समझती हूँ, औरतों में जलन तो होती ही है। चलो आज उनसे बात करके उन्हें कुछ खिलाकर समझाऊंगी। अनन्या एक थाली तैयार करके नीलम के कमरे के बाहर पहुंचती है। सभी को लगता है कि मैं अपनी प्रेग्नेंट ननद से जलती हूँ, पर किसी को ये सच्चाई नहीं पता कि उनकी पहली प्रेगनेंसी क्रिटिकल होने की वजह से मुझे उनका ध्यान रखना पड़ा था, लेकिन मैंने बच्चा नहीं किया और आज लोग कहते हैं कि मैं उनसे जलती हूँ। सच तो यह है कि जिस तरह आज वो देवरानी जी से काम करवा रही है, उसी तरह पहले मुझसे भी करवाती थी, इसलिए मैं उनके काम करना नहीं चाहती। और इस बार तो वो डॉक्टर को पैसे देकर झूठ भी बुलवा रही है। दीदी ने तो मुझे देखा भी नहीं यानी। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन अनन्या दिव्या और दिनेश को एक रिसोर्ट में कुछ दिनों की ट्रिप पर भेजती है, जहां दिनेश के बाथरूम में जाते ही मेरी छोटी भाभी कितनी बेवकूफ है, नौकरों की तरह मेरे पीछे घूमती रहती है। उन्हें लगता है कि सच में मेरी प्रेगनेंसी क्रिटिकल है, जबकि मैं बिल्कुल फिट हूँ। डॉक्टर को पैसे देकर झूठ बुलवाकर मैं सबका प्यार लूट रही हूँ। ये बच्चा होते ही मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो जाऊंगी और आराम से एक और साल निकाल दूंगी। दिव्या की बात पूरी होते ही अनन्या पूरे परिवार के साथ कमरे में आ जाती है। तभी दिनेश भी बाथरूम से बाहर निकल आता है। आप सब यहाँ कैसे? अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए, वरना हमें तेरी सच्चाई कभी पता नहीं चलती। दिव्या, तूने अपनी बड़ी भाभी के खिलाफ इतना बड़ा परपंच रचा। मैं पिछले 4 दिनों से नीलम से बात तक नहीं कर रहा हूँ। रो रो कर उसका क्या हाल हो गया है। अब झूठ मत बोलना, हमने कमरे के बाहर तेरी सारी बातें सुन ली हैं। हमें अनन्या और डॉक्टर से भी पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। दिव्या, आप सब कैसी सच्चाई की बात कर रहे हैं? क्या झूठ बोला है तुमने? दिव्या बहू ने डॉक्टर से अपनी क्रिटिकल प्रेगनेंसी का झूठ बुलवाया और अनन्या बहू को पूरे महीने परेशान किया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बेटी, तूने माफ करने वाली गलती नहीं की है। तूने एक औरत की ममता पर इल्जाम लगवाया है। दिव्या सबके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है और अचानक बेहोश हो जाती है। परिवार नाराज होने के बावजूद उसे अस्पताल पहुंचाता है। वहीं दिव्या एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उसके पास परिवार का कोई सदस्य नहीं होता। हमेशा मेरे आगे पीछे घूमने वाला मेरा मायका और ससुराल, आज मेरी डिलीवरी पर कोई भी नहीं है। मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे सबसे माफी मांगनी होगी। दिव्या अपने बच्चे को लेकर मायके पहुंचती है। हॉल में सभी लोग नीलम को मिठाई खिला रहे होते हैं। दीदी, अब आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाएगा कि आप मां नहीं बन सकती। आखिरकार आप भी प्रेग्नेंट हो गई। सच? बड़ी भाभी प्रेग्नेंट है, मैं बुआ बनूंगी। खबरदार जो अपनी बड़ी भाभी के पास भी गई, अपने बच्चे को लेकर अपने ससुराल चली जा। उससे मिलने हम वहीं आएंगे। मुझे माफ कर दीजिए आप सब। बड़ी भाभी आप ही बोलिएगा ना, सब मुझे माफ कर दे। मैंने तो बस थोड़े से आराम के लिए नाटक किया था। मम्मी जी माफ कर दीजिए ना, आखिर मेरी ननद और छोटी बहन जैसी है। ठीक है बहू, हम तेरी ननद को माफ कर देंगे, लेकिन औरत की असली परेशानी 6ठे महीने के बाद शुरू होती है। इसलिए 6ठे महीने के बाद तू अपने बच्चे को मेरे पास छोड़ देना। उसके बाद तू अपनी बड़ी भाभी के कपड़े धोएगी, उसके लिए खाना बनाएगी, बर्तन साफ करेगी और उसके दूसरे काम भी करेगी। अगर यही मेरा प्रायश्चित है तो मुझे मंजूर है। पलक झपकते ही 6 महीने बीत जाते हैं। दिव्या हंसी खुशी अपनी बड़ी भाभी की प्रेगनेंसी में उसके सारे काम करती है। कुछ समय बाद नीलम भी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। पूरा परिवार पुरानी गलतियां भुलाकर हंसी खुशी साथ में रहने लगता है।